हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे 15 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हर एक एमसीक्यूज़ के, ताकि आप डिटेल भी जान पाएँ और एमसीक्यू को भी समझ सकें। क्वेश्चन ऑफ द डे से अगर स्टार्ट करें तो PLI स्कीम जो है उसका पूरा नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये क्या है PLI स्कीम, अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मालूम भी है। और ये जो पूरी PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। Who will assume office as the next Chief of Army Staff of India on June 30, 2026? अभी क्या होगा कि जो 30 जून 2026 में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कौन जो है इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है अब भारत के नए आर्मी चीफ, जो थल सेना अध्यक्ष, इनको ये वाली पोजीशन मिल जाएगी और 30 जून को ये अपना कार्यभार जो है वो यहाँ पर संभालेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अपना अगला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं, जो 30 जून 2026 को जब ये अपनी पोजीशन लेंगे तो जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं इनका ये जो पदभार है वो यहाँ पर ग्रहण करेंगे, तो इनको रिप्लेस करके ये जो है बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है और अलग अलग तरीके से इन्होंने सेना में अपनी जो है योग्यताएं जो है अपने उनके बूते पर जो है सेना को एक अलग मुकाम पर भी पहुँचाया है। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज भारत इनोवेट्स 2026 इनोग्रेटेड? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ्रांस है वहाँ पर ये हुआ है और PM मोदी जी ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, तो इनसे अभी फ्रांस के नीस शहर में जो भारत इनोवेट्स 2026 है उसके दौरान जो है मुलाकात की और इसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। अब ये है क्या, बेसिकली होगा क्या कि भारत और फ्रांस के बीच में जो टेक्नोलॉजी है और रिसर्च और स्टार्टअप्स हैं, इसके बीच में तालमेल बढ़ाने के लिए ये जो है नया एक शुरू किया गया है। और ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो है वो यहाँ पर हो पाए। तो ये जो भारत इनोवेट्स 2026 ये हुआ है फ्रांस के नीस शहर में, ठीक है। और ये वहाँ के जो टॉप लीडर हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और भारत के नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर जो है इनोग्रेट इसको किया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 120 से ज़्यादा जो इंडियंस होंगे, जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, और 500 से अधिक जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और इसमें मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में एक दूसरे का जो है हेल्प यहाँ पर करना, ठीक है। तो इस वजह से ये जो भारत इनोवेट्स 2026 है अपना। हाउ मैनी फ्लाइट कैडेट्स वर अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कमीशन बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एट द कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड सेरेमनी? रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं इन्होंने कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड समारोह में कुल कितने फ्लाइट कैडेट्स हैं इनको प्रेसिडेंट्स कमीशन प्रदान किया? आपको पता है कि जो रक्षा मंत्री हमारे यहाँ के राजनाथ सिंह जी हैं और इन्होंने हैदराबाद की जो एयरफोर्स एकेडमी है वहाँ पर 217 जो कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड है इसका निरीक्षण वहाँ पर किया और 231 जो फ्लाइट कैडेट्स थे तो उनकी जो है मेहनत है उसको यहाँ पर सम्मानित इन्होंने किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। जो इनकी 217th कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड है वो होती है और उसमें 231 जो कैडेट्स हैं उनको यहाँ पर इन्होंने सम्मानित किया है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने रिव्यू किया है कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड 217th कोर्स एट द एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, ये बेसिकली है। और यहाँ पर जो 231 फ्लाइट कैडेट्स हैं ये कमीशन हुए हैं तो इनको यहाँ पर इन्होंने सम्मानित किया है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें 231 जो नए अधिकारी जो बनकर आए हैं इसमें 194 तो पुरुष शामिल हैं और 37 जो वुमेन हैं वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। और इस बार जो है एनडीए की महिला कैडेट्स को भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर, तो जो एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद वहाँ पर। और ये जो परेड संख्या या कोर्स आपसे पूछ लिया जाए तो ये होगा 217वां कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड और यहाँ पर जो कुल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं 231 हैं, ठीक है।
और इसमें जो अन्य शामिल अधिकारी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि 9 जो हैं वो इंडियन नेवी से हैं और 3 जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको हम लोग तटरक्षक बल बोलते हैं वहाँ से हैं और 2 जो हैं वो वियतनाम से हैं। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है और 3 ऑफिसर्स रिसीव द ब्रेवेट्स आफ्टर द नेविगेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइटल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। What is the theme of the World Blood Donor Day 2026? विश्व रक्तदाता दिवस 2026 की जो थीम है वो क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 ड्रॉप ऑफ यूनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ्स, तो ये इसकी थीम यहाँ पर रखी गई है। 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया ताकि उन लोगों को शुक्र अदा किया जा सके जो बिना किसी लालच के रक्तदान करते हैं। आप देखते हैं कि जब कोई रक्तदान करने जाता है तो ऐसा नहीं कि उसको पैसे मिलते हैं, वो जस्ट फॉर ह्यूमनिटी बेटर कॉज के लिए जो है रक्तदान यहाँ पर करता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड विंड डे जून 15 को सेलिब्रेट किया जाता है तो ये डे नंबर 2 होगा। आपको बस डे पढ़ना है और उसकी थीम याद रखनी है और कब ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं विश्व पवन ऊर्जा दिवस। ठीक है, तो ये है और इसकी इंडिया ने एक ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस जो गोवा में है वो यहाँ पर होस्ट की है। थीम इसकी है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सलेशन। ठीक है, इसके साथ में जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे है ये जून 15 को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार है जागरूकता दिवस उसके तौर पर हम इसको मनाते हैं। और 2026 की इस बार की जो थीम है वो है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज़ प्रिवेंशन वर्क। और इसके बाद में जो एशियन डेंगू डे ये जून 15 को होता है और 2026 की जो थीम है वो है एशियन यूनाइटेड जीरो डेंगू डेथ्स अ फ्यूचर बी विल टुगेदर बाय 2030। ठीक है, who has been appointed as the chairperson of the reconstituted expert committee of the agrobiodiversity? तो इसके जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए जिसका नाम है पद्म श्री डॉक्टर P.L. गौतम। ठीक है, तो ये इनका अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जिसको हम लोग NVA बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो खेती किसानी है ना तो इससे जुड़ी जो जैव विविधता जिसको हम लोग एग्रो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, तो इसके लिए एक नई टीम जो है उसका गठन यहाँ पर किया गया है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर P.L. गौतम, जो कई बड़े पदों पर जो है पहले भी रह चुके हैं। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए सिर्फ कि किसका जो है नियुक्ति यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी पर एक एक्सपर्ट कमेटी है उसको यहाँ पर बनाया गया है और इसका काम ये होगा कि जो कृषि फसलें इसकी वैरायटी और जंगली पौधों को बचा कर रखना ताकि भविष्य में कभी भी खाने की कमी जो है वो यहाँ पर ना हो पाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है इनको यहाँ पर बनाया गया है और ये कमेटी है एक्सपर्ट कमेटी ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी। फाइन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से पास आउट होने वाले जो महिलाओं के पहले बैच में कितनी महिला कैडेट्स शामिल थी? हाउ मैनी वुमेन कैडेट्स वर इन द फर्स्ट बैच टू पास आउट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA? तो इसमें 9 वुमेन्स थी और ये अब IMA से पास आउट हो चुकी हैं। हमारे के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने तीनों सेनाओं की जो सुप्रीम कमांडर भी हैं, इन्होंने देहरादून में जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है इससे जो पासिंग आउट परेड है इसकी यहाँ पर इनको सलामी दी गई और ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA से पढ़कर निकली पहली बार जो महिला कैडेट्स है इसका बैच सेना में ऑफिसर के रूप में जो है अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर 9 वुमेन कैडेट्स जो हैं वो भारतीय सेना में और 5 महिला कैडेट जो है भारतीय वायुसेना में अपनी नई जिम्मेदारी जो है संभालने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो IMA है ये कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है। तो इसकी जो पासिंग आउट परेड थी इसका आयोजन किया गया और यहाँ पर जो हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, ये चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर रही। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है और एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है क्योंकि हमारे यहाँ की जो 9 वुमेन कैडेट्स हैं वो इस बार सेना में जो है कमीशन होने वाली है। NASMMR का फुल फॉर्म क्या है जिसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NASMMR विच वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड? तो ये एक नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज है और DRDO ने इसको सक्सेसफुली जो है अभी लॉन्च किया गया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि एक मीडियम रेंज की मिसाइल है
ऐसा इसलिए हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी हमारा जो अपोजिशन है, अगर उसके जहाज़ों को समुद्र में ही अगर हमें जो है काउंटर अटैक करना हो, तो उसके लिए इस तरीके की DRDO ने मिसाइल्स प्रिपेयर्ड की हैं। और NASM को हम लोग बोलते हैं नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज। तो आज के समय में इसका परीक्षण किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि जो भी जहाज़ और युद्धपोत हैं इनको सटीक निशाना बनाकर समुद्र में नष्ट करना। अभी देखा कि अब जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है उसमें किस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के बीच में जो ये वॉर चल रही है, इसमें नेवल ग्राउंड पर जो अटैक है वो बहुत हाई कैपेबल है। तो इसलिए अभी जो DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम और साथ में जो NASM-MR नेवल एंटीशिप मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज की, इसको यहाँ पर जो है इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया है। आपसे मिसाइल का नाम पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि किस देश में या फिर किसने इसको बनाया है बेसिकली, ठीक है। इसका स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा और इंडिया उन क्लब्स और उन नेशंस में जो है आ चुका है जिनके पास में जो ये मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उसमें इंडिया का नाम भी यहाँ पर रहेगा। Which award did the Panchayat Advancement Index (PI) win at a national award for the e-governance 2026? तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PI ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में किसने ये जीता है, कौन सा पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया है? तो आपको बताना चाहूँगा कि गोल्ड अवार्ड मिला है। जो पंचायत राज सिस्टम है, इसकी 4 योजनाओं को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस इसके लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड होगा उन संस्थाओं को दिया गया है जिन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया और इस पूरे सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी बनाया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल अवार्ड फॉर द ई गवर्नेंस जो है सेलेक्ट होने के लिए जो 4 पंचायती राज इनिशिएटिव्स हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा और इनको गोल्ड इस बार मिला हुआ है। काटेपुर ग्राम पंचायत महाराष्ट्र की है, जिला परिषद नंदुरबार महाराष्ट्र का है, तो इनको और साथ में बिजोय नगर ग्राम पंचायत है। तो ये अलग अलग तरीके की ग्राम पंचायत हैं, इनको सिल्वर दिया गया है, ठीक है। और 2047 का जो विकसित भारत है, इसके ध्यान में रखते हुए जो 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस, इसका जयपुर में जो है इसको प्रेजेंट किया गया और इसकी थीम है विकसित भारत 2047 AI enabled data driven and secure digital governance। What is the estimated total food grain production for the India for the year financial year 2025-26? आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, उसने 2025-26 के लिए जो 3rd एडवांस एस्टिमेट्स हैं उनको यहाँ पर जारी किया है और भारत ने इस बार इतिहास में सबसे ज़्यादा जो अनाज है उसको यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, जो कुल 376.563 मिलियन टन है। तो ये जो है फिगर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो इस बार 18.8 मिलियन टन जो है अनाज ज़्यादा यहाँ पर पैदा हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा। और जिसमें राइस हो गया, मक्का, मूंगफली, सरसों और गन्ने जैसी जो प्रमुख फसल हैं, इस बार उनकी पैदावार काफ़ी अच्छी यहाँ पर हुई है। और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कुल उत्पादन जो है उसमें 5.3% की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर देखने को मिली है। गेहूं का उत्पादन भी 120.657 मिलियन टन जो है रहने का ऐसा प्रेडिक्शन यहाँ पर है। तो और जहाँ पर आप देखेंगे जो ऑयल सीड्स प्रोडक्शन है उसमें जैसे मूंगफली वगैरह है, तो इसमें जो है 43.059 मिलियन टन का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इस बार जो है फसलों की जो है अच्छी इस बार खेप जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी मार्केट्स में और किसानों के लिए एक मोटा मुनाफा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। 2025 और 2024-25 की बात अगर हम करें तो अभी कुछ आंकड़े यहाँ पर आए हैं जिसमें भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो जन्म के समय जो लिंगानुपात है जिसको बोलते हैं SRB सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया एज पर द 2024-25, इसका डेटा क्या यहाँ पर कह रहा है। तो इसमें 929 है। इसका मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कि एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी जिसका नाम था BBBP, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक बड़ा जन आंदोलन भी बन गया है क्योंकि पूरे भारत में जो गर्ल्स हैं इनको समान अधिकार दिलाने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार काम कर रही है। और इसे साल 2015 में हरियाणा के पानीपत में शुरू किया गया था क्योंकि हरियाणा में जो मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो बहुत ही कम था वहाँ पर। तो
2015 में जब ये स्कीम वहाँ से शुरू होती है तो एक तरीके से गर्ल्स को एक अलग दर्जा दिया जाता है। पहले क्या होता था, आप देखते थे कि जो भ्रूण हत्या है वो बहुत ज़्यादा चरम पर थी, तो इसके लिए जो प्री नेटल जो लोग जांच करवाते थे उनके लिए हमने अलग अलग कानून बनाए, और अब जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। 918 से बढ़कर ये 929 यहाँ पर हो चुका है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले का जो डेटा था वो था 918 था 2014-15 में, और अब ये बढ़कर जो है 929 काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो जो नेशनल सेक्स रेशियो एट अ बर्थ है SRB, वो हमारा इम्प्रूव यहाँ पर हुआ है, 929 तक ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ठीक है। Which state in the northeast region has become the first to pass a UCC law? आपसे पूछा गया है कि अभी रिसेंट में जो कौन सा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है जहाँ पर UCC कानून जो है वो पारित किया गया, और ये पहला स्टेट यहाँ पर बन गया है। तो असम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको पास कर दिया है। अब असम ऐसा करने वाला जो है उत्तर पूर्व का पहला राज्य यहाँ पर बना है, और भारत का ये तीसरा BJP जो है कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट यहाँ पर बन चुका है। आपको बताना चाहूँगा कि असम में अब मैरिज हो या फिर डाइवोर्स हो या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा करना हो, तो ऐसे जो निजी मामले हैं इसके लिए एक जैसा कानून होगा, लेकिन इसमें जो है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, इनको यहाँ पर छूट दी गई है ताकि उनकी जो पुरानी हेरिटेज है वो यहाँ पर है। तो एग्जेम्पशन में किसको रखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको रखा गया। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ का कास्ट सिस्टम है उसमें अनरिजर्व है, और इसके बाद में आप देखते हैं OBC हैं और SC हैं और ST हैं। तो ऐसे लोग जो केवल सोशली और इकोनॉमिकली और कल्चरली तीनों तरीके से पिछड़े हुए होते हैं उनको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करते हैं, और जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली जो है वीकर सेक्शन में आते हैं तो उनको हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट में ट्राइब जो है काउंट करते हैं, और ऐसे लोग जो इकोनॉमिक कैटेगरी में थोड़ा सा पीछे रहते हैं उनको हम लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस में काउंट करते हैं। और सबसे जो एक ऊपर इन्होंने लेयर बना रखी है वो है अनरिजर्व कैटेगरी की, तो ये यहाँ पर रहती है। ठीक है। तो असम में ये UCC इसको लागू कर दिया गया, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी इसके बारे में। तो इसमें जो है पॉलीगेमी पर अब रोक लगाई जाएगी, मतलब जो मल्टीपल मैरिजेस हैं इनके लिए रोक लगाई जाएगी, और सभी शादियां व तलाक जो भी होंगे उनके रजिस्ट्रेशन जो है 60 डेज़ के अंदर अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत में होने जरूरी यहाँ पर रहेंगे। What is the percentage increase in total sanctions posed under the Enforcement Directorate कैडर restructuring? आपसे कहा गया है कि जो प्रवर्तन निर्देशालय है इसके कैडर पुनर्गठन के तहत कुल स्वीकृत पदों में कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर की गई है। तो जो केंद्र सरकार के अंतर्गत में ED आती है, ED क्या करती है, आपने देखा होगा कहीं पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता होगा तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। तो अभी ED को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए इन्होंने 1227 नए पद है इसकी मंजूरी यहाँ पर दी है, और अब ऐसा होगा कि 15 सालों के लंबे अंतराल के बाद में ED में काम करने वाले जो भी लोग होंगे इनकी संख्या में 60% से ज़्यादा का जो बड़ा इजाफा यहाँ पर किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसकी क्षमता यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना, और आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई पैसा विदेश भेजा जाता है अगर किसी दूसरे चैनल से, या फिर कोई एक NGO में इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, या फिर वो एक अवैध तरीके से कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो वहाँ पर जो ED की टीम है वो बहुत ही प्रोएक्टिव यहाँ पर हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट यही कर रही है कि ED में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेगी। अब ये 1227 जो एडिशनल पोस्ट आए हैं ये एक बड़ा मैन पावर इंक्रीज़ है 15 सालों के गैप में, और अब जो है ED की जो स्ट्रेंथ है वो 2029 से लेकर 3256 पर्सनल्स यहाँ पर कर दी गई है। मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव, लीगल और जो अलग अलग मिनिस्ट्रियल सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी कैडर्स हैं उनको यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है क्वेश्चन कई अलग अलग फॉर्मेट्स में। और आपको पता होगा कि जो ED है वो इन्फोर्स करती है प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग PMLA। आपने देखा होगा कि कोई नेता अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके ऊपर भी ED ही अपनी नकेल कसती है। दिल्ली में केजरीवाल के लिए ED के कई सम्मन्स आए थे, तो जो प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है PMLA, और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है FEMA, और जो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है FEOA, तो ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, इसके अंतर्गत में यहाँ पर आते हैं। हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा बना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि सिक्किम जो है अब ऑफिशियली पूर्ण साक्षर राज्य, फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है घोषित कर दिया गया है यहाँ पर। और
आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की एक उल्लास स्कीम है, उसके तहत जो है ये सरकार ने उपलब्धि हासिल की, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हर किसी पर्सन को शिक्षा से वंचित ना किया जाए, उसको एजुकेशन दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो इनकी उल्लास जो स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इनिशिएटिव के अंतर्गत में सिक्किम को डिक्लेयर किया गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो यहाँ पर जो अडल्ट का लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा 99.82% है। मतलब अगर आप उस राज्य में जाओगे और अगर वहाँ पर 100 लोग आपको मिलेंगे तो उसमें से 99 जो अडल्ट पर्सन है वो आपके क्या होंगे, लिटरेट होंगे। ठीक है, तो जो लिटरेसी रेशियो है वो यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव किया है और इसने जो है ये एक फुल्ली लिटरेट स्टेट के तौर पर जो है इसको यहाँ पर जगह दी गई है। इन विच स्टेट इज़ द NH347B प्रोजेक्ट लोकेटेड? NH347 प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो चेयरमैनशिप इसमें सरकार ने मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे नंबर 347B को बेहतर बनाने के लिए 4,415 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए यहाँ पर मंजूरी दी है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और जो कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स होता है CCA, इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में ही होती है। तो इसके लिए इन्होंने जो एक अप्रूवल दिया है, ये अमाउंट सैंक्शन जो किया है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है वो 4,415 करोड़ का यहाँ पर है। ठीक है, ये सारा डेटा जो मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ ये आपको PDF में मिल जाएगा। PDF आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इस PDF को देख सकते हैं। हाल ही में किस रेलवे तकनीकी को 1x25 kb से 2x25 kb में अपग्रेड करने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है? तो जो भारतीय रेलवे है इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम को और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज करने का डिसीजन यहाँ पर लिया है। इसके लिए जो बेंगलोर, तुमकुर और जो महबूबनगर, सिकंदराबाद जो इनका मेडचल रूट है इस पर अपग्रेडेशन का काम जो है इन्होंने बनाया है और इनको अभी जो इलेक्ट्रिक टैंक जो ट्रैक्शन सिस्टम है इसको ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पर कर रही है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ रहा है। तो इसमें 2 मेजर जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शंस अपग्रेडेशन है, तो कौन कौन से ट्रैक हो रहे हैं? तो पहला है महबूब नगर सिकंदराबाद जो मेडचल रूट है इसका अपग्रेडेशन शुरू हो रहा है और जो बेंगलुरु टुमकुर है इसका भी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1x25 किलोवोल्ट का जो पावर सिस्टम है इससे बढ़ाकर इसको 2x25 किलोवाट का जो पावर सिस्टम है वो कर दिया जाएगा। ये वैसा है जैसे आप अपने घर में देखते हैं ना कि बिजली की जो वोल्टेज और क्षमता बढ़ाने के लिए हम अपना लोड इंक्रीज़ करवाते हैं ताकि जो बड़े उपकरण हैं वो आसानी से चल सकें, ज़्यादा फ्लो यहाँ पर हो पाए। हाल ही में किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में JJM 2.0 के तहत एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जल जीवन मिशन 2.0, तो इसके तहत अरुणाचल प्रदेश हो गया, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड और पुडुचेरी, इनके साथ में एक नया समझौता किया गया है। तो ये स्टेट का नाम आपको याद रखना है। इनका मकसद केवल ये नहीं है कि नल लगा दिया जाए, बल्कि गाँव में साफ़ पानी लगातार मिलता रहे, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी भी तय करना है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो पानी की सप्लाई थी वो कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो वहाँ पर पहुँचा और उससे काफ़ी लोग बीमार पड़े और मौत भी हुई। तो इस कारणवश जो है गवर्नमेंट का पूरा मोटिव यही है कि हम कैसे भी करके जो साफ़ पानी है जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जो है गांव से जो है गांव से अलग अलग जो छोटे कस्बे और गांव हैं वहां तक हम आराम से इसको पहुंचा पाएँ। तो इनका जो मेन इनिशिएटिव ये है कि 2047 जो आपने देखा होगा कि 2047 में भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो उसमें हर घर जल जो है इस विजन को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, RBI ने हाल ही में रिजर्व आवश्यकता को व्यावसायिक बैंकों, कॉमर्शियल बैंक के लिए समाप्त कर दिया है। मतलब RBI ने रिसेंटली एबोलिश कर दिया है। कौन सी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए वो कौन सी यहाँ पर? तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है इसको रखने के लिए जो पहले कंपल्सेशन था उसको अभी इन्होंने यहाँ पर अवॉइड कर दिया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो बैंक पहले से ही जो मार्केट रिस्क के लिए अलग से जो कैपिटल रखते हैं उनको अब अलग से IFR बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व था IFR रिक्वायरमेंट, इसकी इन्होंने जो कैपिंग थी उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब बैंकों को अपनी जो कैपिटल है इसको बेहतर करने की आज़ादी मिलेगी और वो पुरानी रकम को अपने मुनाफे या अन्य रिजर्व फंड के ट्रांसफर्स में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो जो जितने भी CBs हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके लिए जो IFR है इसकी अभी जो मैंडेटरी गाइडलाइंस है इसको हटा दिया गया है। तो बैंक क्या करेंगे कि अब अपनी बची हुई IFR राशि
को जो इनका स्टेचुरी रिजर्व होता है, मतलब जिसको बोलते हैं मुनाफा नुकसान जो खाता है, पीएल एंड अकाउंट है, इसमें ये डाल यहाँ पर सकते हैं। तो बाद में जो उनके टीयर 1 कैपिटल में ये ऐड हो जाएगी तो उनकी स्ट्रांग पोजीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो छोटे बैंक हैं जैसे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यूसीसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जो रीजनल रूरल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसके लिए जो नियम है इसमें ढील दी गई है। उन्हें अब लगातार नहीं बल्कि अपनी सिर्फ बैलेंस शीट की तारीखों पर भी चेक किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी उनके लिए जो है उनका इंटेरोगेशन यहाँ पर होगा, बट उनकी जो बैलेंस शीट की डेट है उस पर इनको चेक किया जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है इसको गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। जसपाल राणा, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे तो आपको बताना चाहूँगा, भारत के बहुत ही फेमस शूटिंग लीजेंड हैं कोच जसपाल राणा। 49 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया। इनके बारे में जो अभी न्यूज़ में मैंने देखा, सच में दैट वाज रियली वेरी शॉकिंग। ये फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे और 3 दिन का इनका ट्रेवल था, उस दौरान इनको हार्ट स्ट्रोक आया। और हार्ट स्ट्रोक आने के बाद में जब ये दिल्ली लैंड होते हैं उसके बाद इनको मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और ये रिकवर भी कर रहे थे, बट एट द एंड इनको दोबारा से कुछ और हुआ, जो इनके ऑर्गन्स थे वो इम्पैक्ट दोबारा से हुए और अब जो है ये इस दुनिया में नहीं है। तो ये पिस्टल शूटिंग से रिलेटेड है और भारत के बहुत ही मशहूर शूटिंग लेजेंड के नाम पर इनको जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जो गेम्स है उसमें कई गोल्ड मेडल भी जीते थे। और एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक कोच के तौर पर इनको याद हमेशा रखा जाएगा। जैसे आपने देखा कि एक मनु भाकर जो है ना, उन्होंने उनको तैयार करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो मनु भाकर के कोच के तौर पर जो है जसपाल राणा, इनका नाम हमेशा आता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। 49 ईयर्स की एज में जो है इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, इसमें कई स्वर्ण पदक जीतकर जो है इन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। इनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए गए थे। हस्तकला सेतु योजना HSY इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट्स गवर्नमेंट। जो HSY है ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना है? तो गुजरात की ये योजना है, गुजरात की जो हस्तकला सेतु योजना है। अब इसमें आपने देखा होगा कि अब तक 102 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिक्री करके एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की गई है यहाँ पर। और ये योजना जो है 2020 में जो हैंडक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने और जो वहाँ के कारीगर होते हैं इनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए शुरू की गई थी। और इसमें क्या है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को जो है इस गुजरात की जो हस्तकला सेतु योजना है इसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पर लाभ मिला है और उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप यहाँ पर किया हुआ है। और इससे जुड़ने वाली जो वुमेन है उनकी संख्या ज़्यादा, 82% वुमेन बेनिफिशरीज भी इसमें शामिल हैं। और इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को गुजरात के 34 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लॉन्च किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया EDII के द्वारा। ये इसका नॉलेज पार्टनर वहाँ पर है। क्लियर टेक्नोलॉजी इज़ प्राइमली यूज्ड इन विच रिसर्च फील्ड। जो क्लियर टेक्नोलॉजी है ये कौन से तकनीकी का जो है प्रमुख उपयोग है और किस सोच से ये जो है जुड़ा हुआ है? तो ये कैंसर रिसर्च में यूज़ होता है क्लियर टेक्नोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये कैंसर रिसर्च से रिलेटेड है। जो जवाहर नेहरू सेंटर फॉर द एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है बेंगलुरु में, तो अभी इनके वैज्ञानिकों ने क्लियर नाम का एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका काम क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है इसके जो टिश्यूज़ हैं इनको बहुत अच्छे से साफ़ तरीके से देखने और जो सुपर रेजुलेशन, बहुत बारीकी से इसके फ़ोटो लेने में जो है ये मदद साबित करेगा। तो जो कैंसर की इनिशियल स्टेज है उसको यहाँ पर डिटेक्ट करने में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसी वजह से जो नई मेडिसिन हैं वो भी यहाँ पर बनाई जा सकेंगी समय रहते। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्लियर है क्या, क्या करने वाला है और किस ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर्स ने इसको प्रिपेयर किया है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर द एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो बेंगलुरु में है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग इमेजिंग प्लेटफॉर्म जो है इसको डेवलप किया जिसका नाम है क्लियर। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यह है क्लिवेबल लाइट इरेज्ड एंटीबॉडी रिपोर्टर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम पूछे थे, जिन लोगों ने सही आंसर दिए वेरी गुड। और आप लोग इसके आंसर्स को मैच करा सकते हैं। लास्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं, आप इनका आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जो हमारे कोर्सेज हैं जो आपको
एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जिसमें डेली, वीकली, मंथली एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। तो आप जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, डिजिटल अवेयरनेस, जितना भी आपका बैंकिंग सेक्टर में पूछा था वो सारा कंटेंट आप एक ही प्लेस पर तैयार कर सकते हैं। और 1 ईयर की एनुअल मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पर इसको ऑप्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। अगर ऐसा कोई डाउट आता है आपका, तो आप हमारा जो टोल फ्री नंबर है 8448169188, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो भी कोर्स की जानकारी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो भी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग आउट। माय नेम इज़ विकास शर्मा। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।